हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस हफ्ते की प्लेसेस इन न्यूज में। तो आइए डिस्कस करते हैं जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस इस हफ्ते न्यूज में रही, जानते हैं उनकी लोकेशंस और आपको करना है उन्हें मैप्स के ऊपर मार्क। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन, लेकिन पहले हमेशा की तरह कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ताकि ये पता लग सके कि आप लोकेशंस को ढंग से रिवाइज कर भी रहे हैं नहीं। तो चलिए आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए और गेस करिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको इनके आंसर्स अपने आप पता लग जाएंगे। पहला क्वेश्चन है बैरन आइलैंड के बारे में। इट इज द ओनली कंफर्म्ड एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया। इट इज लोकेटेड इन द अरेबियन सी क्लोज टू लक्षद्वीप आइलैंड्स। द वॉल्केनिक एक्टिविटी हियर इज एसोसिएटेड विद द सबडक्शन ऑफ द इंडियन प्लेट बीनेथ द बर्मीज प्लेट। इनमें से बताइए क्या करेक्ट आंसर्स है। क्या आपको पता है बैरन आइलैंड कहां पर है, इसकी लोकेशन, और क्या इनमें से करेक्ट आंसर है? 1 ओनली, 1 and 2, 1 and 3 या 2 and 3? बताइएगा आंसर कमेंट बॉक्स में। देखते हैं आपने सही आंसर किया है नहीं, और इसके बाद हम इसका करेक्ट आंसर भी जानेंगे। एक और क्वेश्चन है, एक और लोकेशन जो न्यूज में है उसके बारे में, चाबहार पोर्ट। इट इज लोकेटेड ऑन द गल्फ ऑफ ओमान इन ईरान। इंडिया इज डेवलपिंग इट इज इन कोलैबोरेशन विद ईरान एंड अफगानिस्तान टू इंप्रूव कनेक्टिविटी टू सेंट्रल एशिया। It provides India direct sea route to Afghanistan, bypassing Pakistan. It is part of China's Belt and Road Initiative. What are the correct answers? 1 and 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4 या 1, 3 and 4? चलिए आप मुझे बताइए करेक्ट आंसर। तब तक हम शुरू करते हैं डिस्कशन सबसे पहले टॉपिक के साथ, जो बात करता है बैरन आइलैंड के बारे में। तो आपको दिख रहा है बैरन आइलैंड अंडमान निकोबार के बिल्कुल सामने है। बैरन आइलैंड न सिर्फ इंडिया का बल्कि साउथ एशिया का या पूरे सब कॉन्टिनेंट का इकलौता एक्टिव वॉल्केनो है। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि सितंबर में ही इसमें एक नहीं 2 बार वॉल्केनिक इरप्शन देखा गया। तो वॉल्केनिक इरप्शन जो हुआ है उसकी वजह से बैरन आइलैंड न्यूज में है। तो पहली बात, लोकेशन देखिए कहां पर है। लोकेशन स्टेट ऑफ मलक्का के ठीक सामने है, अंडमान निकोबार के किनारे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन। लेकिन आखिरकार ये बैरन आइलैंड का प्रॉब्लम क्या है, क्यों यहां पर ये विस्फोट होता है? तो देखिए, अगर आपको समझना है कि यहां पर आखिरकार ये वॉल्केनो क्यों है और क्यों ये इतना एक्टिव है, तो आपको समझनी होंगी 2 चीजें। असल में अर्थ की सरफेस के ऊपर बहुत सारी प्लेट्स होती हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स से जब आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानेंगे, पर अगर आम भाषा में समझे तो मान लीजिए कन्वेयर बेल्ट है। कन्वेयर बेल्ट समझते हैं, मेट्रो वगैरह कहीं आप गए होंगे तो एक ऐसी बेल्ट सी चलती रहती है, ठीक है, जो जिसपे आप सामान रखते हैं वो घूमती रहती है। तो मान लीजिए एक बेल्ट है जो कि इंडियन प्लेट है, वो एक बेल्ट की तरह है, और सामने एक और बेल्ट है जो एक और कन्वेयर बेल्ट ऐसे चल रही है। दूसरी कन्वेयर बेल्ट का नाम है बर्मा की बेल्ट। तो दोनों जब एक बेल्ट दूसरे बेल्ट से टकराती है और इंडियन बेल्ट बर्मा के बेल्ट के अंदर तक जाती है, तो उसके बाद जमीन के अंदर जो धंसा हुआ लावा होता है या मगमा, वो मगमा बाहर की तरफ निकलता है और वहां पर एक विस्फोट होता है। यानी यहां देखिए 2 प्लेट है, एक बर्मीज प्लेट है और एक यूरेशियन या इंडियन प्लेट है। यूरेशियन प्लेट या इंडियन प्लेट जो है वो अंदर की तरफ जाती है और बर्मीज प्लेट के अंदर दब जाती है, और इस दबाव की वजह से यहां पर आप देख रहे हैं एक ऐसा फोर्स क्रिएट होता है जहां पर एक आप अपहीवल सा देखते हैं, और यहीं पर बनता है बैरन आइलैंड, जहां पर वॉल्केनिक इरप्शन होता है। यानी एक प्लेट इंडियन प्लेट बर्मीज प्लेट के अंदर आती है, तो यहां जो टेंशन क्रिएट होती है उससे जो नीचे का मैग्मा है वो बाहर की तरफ निकलता है और यहां पर फिर विस्फोट होता है। तो अभी हाल में ही 2 बार ये इरप्ट हुआ। तो इकलौता ऐसा वॉल्केनो जो एक्टिव है इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज बैरन आइलैंड, जो कि इंडियन प्लेट और बर्मीज प्लेट के इंटरेक्शन की वजह से बनता है, और ये कहां पर लोकेटेड है? अंडमान निकोबार के सामने। तो ये कुछ इस तरह दिखता है। यहाँ ब्लास्ट इस बार भी हुए हैं लगातार 2। तो लोकेशन जान लीजिए कहां पर है। अंडमान निकोबार बिल्कुल पोर्ट ब्लेयर के 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यानी ऐसी जगह है जहां लोग इसके आसपास रहते हैं, नॉट इन बैरन आइलैंड बट इसके पास ही पोर्ट ब्लेयर में, जो अंडमान निकोबार की राजधानी एक तरह से। कहां पर है, किस ओशन में है, किस सी पर है? तो इंडियन ओशन और अंडमान का सी, ठीक है। इतना ही नहीं, इसकी इरप्शन पहली जो हमने रिकॉर्ड देखी थी वो 1787 और अभी 2025 में भी यहाँ पर इरप्शन हुई है। क्योंकि क्यों होता है ये? सबडक्शन होता है इंडियन प्लेट का बर्मीज प्लेट के नीचे, इसलिए यहाँ पर वॉल्केनिक आर्क बनती है जिससे यहाँ पर विस्फोट होता है। छोटा सा आइलैंड है, यहाँ पर कोई नहीं रहता, अनहैबिटेड आइलैंड है, मलक्का स्ट्रेट के पास है, और डिजास्टर्स को स्टडी करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक लोकेशन बन जाती है। तो बैरन आइलैंड कहाँ पर है, भारत में है, क्यों रेलेवेंस है, ये हमने समझ लिया। अब आप करेक्ट आंसर उस क्वेश्चन का कर पाएंगे, आई होप बिल्कुल कर पाएंगे। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं, जो बात करता है एक इलाके में जहां पर एक अटैक हुआ, और वो अटैक हुआ पाकिस्तान में। पाकिस्तान में एक जगह है जिसे आप खैबर पख्तूनख्वा के नाम से जानते हैं। ये अफगानिस्तान के पास वाला इलाका, इसे कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा, और यहीं पर एक ट्राइबल एरिया है और उसमें एक वैली है, और उस वैली में हुए हैं अटैक, और उस वैली का नाम है तीरा वैली। यहाँ देखिए खैबर पख्तूनख्वा के पास यहाँ पर तीरा वैली है, यानी इस इलाके में आपको यहाँ पर तीरा वैली देखने को मिलती है।
तीरा वैली न्यूज में इसलिए क्योंकि तीरा वैली में एक ब्लास्ट हुआ जिसमें 23 लोगों की जानें चली गई। तो तीरा वैली कहां पर है? तो केपी का रीजन, खैबर पख्तूनख्वा का, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहां पर ये इलाका है। तीरा वैली इसलिए भी पॉपुलर है क्योंकि तीरा वैली में लगातार टेररिज्म और मिलिटेंसी होती रही। अक्सर यहाँ पे जो ट्राइब्स हैं वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ती रही, या उनको पाकिस्तान की आर्मी के साथ दिक्कत है, कभी यहाँ पर अफगानिस्तान की तालिबान की इन्वॉल्वमेंट की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता रहा है। तो ये हमेशा इलाका कॉन्फ्लिक्ट में ही रहा है। जो इस वैली की लोकेशन है, याद रखिए कहाँ है, खैबर पख्तूनख्वा इन पाकिस्तान, ठीक है, खैबर पास के पास है ये जगह। खैबर पास जहाँ से इंडिया में जो इन्वेजन पहले होता था सेंट्रल एशिया या फिर वेस्ट एशिया से, सारे खैबर पख्तूनख्वा के पास जो खैबर पास वहीं से होता था, बिल्कुल अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास है। अब इसका एक इतिहास रहा है। यहाँ पर दो प्रोमिनेंट ट्राइब्स रहा करती हैं, एक है अफरीदी और दूसरी है ओराकाजी पश्तून ट्राइब्स। क्योंकि पश्तून ट्राइब्स एक ऐसी ट्राइब है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे रहती है, यानी अफगानिस्तान में भी पश्तून रहते हैं, पाकिस्तान में भी पश्तून रहते हैं। तो इनके बीच का जो बॉर्डर है, यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है, उसका नाम है ड्यूरन लाइन, जो उनको डिवाइड करती है। और ड्यूरन लाइन के दोनों तरफ पश्तून लोग रहते हैं, और इसीलिए पश्तून लोगों का मानना है कि ये बाउंड्री गलत है, ये लैंड बाउंड्री यहाँ होनी नहीं चाहिए। इसलिए इसको लेकर एक ज़मीनी विवाद भी है। इतिहास इसका ऐसा है, जहाँ तीरा कैंपेन हुई थी, जहाँ अंग्रेज़ों ने तीरा के आसपास जो अफरीदी ट्राइब्स थी उनके खिलाफ एक कैंपेन किया था, क्योंकि वो अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे। तो तीरा कैंपेन के लिए भी जगह जानी जाती है, जहाँ पर बार बार ट्राइबल विद्रोह की भावना भड़की। अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की ट्राइब्स के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है, फिर तालिबान का इन्वॉल्वमेंट है, पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ भी कुछ एक्शंस यहाँ पर हुए हैं। तो तीरा वैली में एक ब्लास्ट हुआ जहाँ पर 23 लोगों की जान चलेगी। तो इसलिए तीरा वैली अगेन न्यूज़ में है। तो कहाँ पर है? पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा। इसका एक अपना इतिहास रहा है, कौन सी ट्राइब्स यहाँ रहती हैं, पश्तून, अफरीदी, तो वो हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको पता होगा तीरा वैली कहाँ पर है। अगला क्वेश्चन आता है अमेरिका से, एक ऐसा इलाका जहाँ पर कुछ वीज़ाज न्यूज़ में है, यानी H1B वीज़ा। H1B वीज़ा का नाम आप बार बार सुन रहे होंगे क्योंकि इसकी फीस अमेरिका ने बढ़ा दी। कहा भाई $1000 लाओ तब वीज़ा लो। H1B वीज़ा का नाम सामने आते ही एक और वीज़ा न्यूज़ में था, वो है L1 वीज़ा। H1B वीज़ा इंडियन लोग बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं क्योंकि इंडियन वर्कर्स को अगर हायर करना है, मान लो एक US की कंपनी है, लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट को वर्कर्स चाहिए, कुछ अच्छे इंजीनियर्स चाहिए, और वो इंडिया से कुछ वर्कर्स को हायर करके US बुलाती है। तो वो जो आते हैं US में इनकी कंपनी में काम करने, तो वो जो वीज़ा अप्लाई करेंगे वो है प्रोफेशनल वर्क वीज़ा, जो कहलाएगा H1B वीज़ा। अब क्योंकि इसके ऊपर प्राइस बढ़ गई है तो सवाल उठा एक दूसरे वीज़ा के बारे में, जो है L1B वीज़ा। तो दोनों में क्या अंतर है समझते हैं पहले। तो पहली बात, H1B वीज़ा क्या है? ये एक नॉन इमिग्रेंट वर्क वीज़ा है जिससे कि US कंपनीज किसी बाहरी व्यक्ति को, भारतीय हो, चाइनीज़ हो, जर्मन हो, उसको लाके अपने देश में काम दे सकती है। IT, इंजीनियरिंग, खास ऐसे काम जो बहुत स्पेशलाइज्ड है उनके लिए होता है। जितने वीज़ाज दिए जाते थे उनमें 70% वीज़ाज इंडियंस को इशू होते थे, खासतौर पे इंडियन IT प्रोफेशनल्स को। तो यहाँ तो दिक्कत हो गई, इसकी फीस बढ़ गई। तो एक वीज़ा और न्यूज़ में है जो अगेन अमेरिकन वीज़ा, इसे कहते हैं L1 वीज़ा। L1 वीज़ा मतलब होता है इंट्रा कंपनी ट्रांसफर्स, यानी कोई कंपनी, मान लो मैंने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट को अपनी कंपनी में 10 इंजीनियर हायर करने, तो उसे 10 इंजीनियर्स इंडिया से हायर किए, उनको बोला कि भाई आप अमेरिका आ जाओ काम करने, और वर्क वीज़ा आपको मिल जाएगा, H1B वीज़ा लगेगा इनके पासपोर्ट पर, ये काम करने पहुंच जाएंगे अमेरिका माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में। लेकिन मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑफिस है जो ऑलरेडी इंडिया में है, जहां पर ऑलरेडी एक व्यक्ति काम कर रहा है, और माइक्रोसॉफ्ट को ज़रूरत है उस व्यक्ति की कि वो इंडिया की ब्रांच से अमेरिका की ब्रांच में आके काम कर सके। तो उसके लिए होता है L1 वीज़ा, जो इंट्रा कंपनी ट्रांसफर्स की बात करता है। ये भी IT कंपनीज बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, और L1 वीज़ा की भी प्राइस बढ़ने की बात चल रही है। तो L1 वीज़ा और H1B वीज़ा में क्या अंतर है समझिए। H1B वीज़ा होता है जब आपकी कंपनी कोई विदेशी व्यक्ति को हायर कर रही है, मतलब जैसे अमेरिकन कंपनीज इंडिया में किसी को हायर करके अमेरिका काम करने बुला रही है, H1B वीज़ा। L1 वीज़ा जब आप अपनी ही कंपनी के एक एम्प्लॉय को, यानी आपकी एक ब्रांच इंडिया में ऑलरेडी है, वहां से जो आपकी कंपनी में व्यक्ति काम करता है उसको अमेरिका बुलाते हो अपने दूसरे ऑफिस में काम करने के लिए, इंट्रा कंपनी ट्रांसफर, तो वहां लगता है L1 वीज़ा। इसमें दो तरह के वीज़ा होते हैं, L1A, L1B, लेकिन प्राइमरली दो तरह के वीज़ा क्या है, L1 और H1B। कहाँ पर, किस देश से जुड़े हुए हैं? USA के साथ। क्या रेलेवेंस है पता लग गया। H1B वीज़ा की फीस बढ़ा दी गई है, अब L1 वीज़ा की भी फीस ऑलमोस्ट, शायद इस पर भी एक हाइक आई है, पर ये दोनों वीज़ा न्यूज़ में थे, इसका अंतर आपको पता होना चाहिए। तो चलिए ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब बढ़ते हैं एक और टॉपिक की तरफ, जो है चाबहार पोर्ट।
अब जैसे आपको पता है यूएस और इंडिया के रिश्ते बीच में थोड़ी दिक्कतों से गुजर रहे हैं। पहले यूएसए ने इंडिया के लोगों को, जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे, उनको जंजीरों में बांध के भारत वापस भेजा। दूसरा, हमने देखा हाल के समय में ही अमेरिका ने इंडिया के ऊपर टैरिफ बढ़ाया, 50% तक भारतीय सामान के ऊपर टैरिफ बढ़ा दिया। ये दो दिक्कतें थी। फिर H1B वीज़ा, जिसमें मैक्सिमम इंडियन लोग काम करने अमेरिका जाते हैं, उसकी फीस बढ़ा दी। और अब एक तीसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। तीसरी प्रॉब्लम यह है कि भारत ने चाबहार पोर्ट, जो ईरान में है, इसके ऊपर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया। ईरान के ऊपर अभी वर्तमान में अमेरिका ने एक सैंक्शन लगा रखा है, उसे कहते हैं काटसा, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। यानी ईरान पर सैंक्शन लगा हुआ है, ठीक वैसा ही जैसे रशिया के ऊपर लगा हुआ है। और ईरान के साथ ये सैंक्शन काफी समय से लगा हुआ है। लेकिन भारत ने इसके बावजूद, ईरान में एक पोर्ट है चाबहार पोर्ट, वो पोर्ट बनाया, उसके ऊपर काम किया, ताकि उस पोर्ट के थ्रू भारत ईरान से होते हुए अफगानिस्तान जा सके और अफगानिस्तान में रोड बना सके, पार्लियामेंट बना सके, इन्वेस्टमेंट कर सके। तो अमेरिका को पता था कि भारत ये पोर्ट जो ईरान में बना रहा है, इसका उद्देश्य है अफगानिस्तान तक जाना और अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन काम करना। तो भारत को एक वेवर दिया गया था, उसे IFCA कहते हैं। तो IFCA दिया गया था, जो IFCA के अंतर्गत हमें एक वेवर दिया था कि भाई आप जाओ, काम करो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि 2016 में ही हमने एक ट्रायलैटरल एग्रीमेंट किया था कि हम चाबहार को डेवलप करेंगे, एक ट्रांजिट हब, जिससे ईरान के थ्रू आप अफगानिस्तान में एंटर करोगे। इसके अलावा हमने, देखिए, जैसे यहाँ से आप इंडिया से जाओगे सीधा चाबहार पोर्ट पर, यहाँ से आप जाहिदान जाओगे, जाहिदान से जरांज तक हमने एक रोड बनाया था, फिर जरांज से दिलाराम तक हमने एक हाईवे बनाया था, और दिलाराम से आप काबुल तक पहुँचते हो। तो ये रूट था जिसके तहत आप चाबहार के द्वारा बिना पाकिस्तान गए अफगानिस्तान पहुंच सकते हो। ये अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है, लैंड लॉक्ड है, और यहाँ जो भारत का इलाका इनके साथ बॉर्डर टच करता है, इस इलाके पे अभी POK है, तो यहाँ पर पाकिस्तान का कैप्चर है, तो हमारा सीधा इंटरेक्शन अफगानिस्तान के साथ हो नहीं सकता, आपको पाकिस्तान से गुजर के जाना पड़ता था। तो पाकिस्तान की वजह से हमें एक्सेस नहीं था। तो भारत ने ईरान के साथ मिलकर यहाँ चाबहार पे काम किया और शाहिद बेहस्ती टर्मिनल खासतौर पर डेवलप किया, जिसके तहत हम यहाँ से निकल के जाते थे अफगानिस्तान। तो ये जानता था अमेरिका भी कि अफगानिस्तान में हम डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आप इस पे काम करो, आप ये जो हमने ईरान पे सैंक्शन लगाया है, ये आपके इस पोर्ट पर काम नहीं करेगा, आप इस पे काम कर सकते हो। ऐसा वेवर था। तो वेवर कुछ हद तक कुछ चीज़ों में काम करने में अच्छा था, चलो भाई अफगानिस्तान हम कनेक्ट कर सकते थे। हमने फिर और प्लान किए कि हम रशिया तक जाएंगे, यहाँ से चाबहार है, बंदर अब्बास है, सीधा सीधा यहाँ से आप डायरेक्टली होते हुए आप यहाँ से जाओगे अजरबैजान, यहाँ से पहुँच जाओगे रशिया। तो शॉर्ट रूट था। आमतौर पर रशिया जाने के लिए आपको लंबा सा रूट लेना पड़ता है, घूम के आप जाते हो चक्कर काट के, फिर बहुत लंबा सा रूट है जिसके तहत आप रशिया पहुँचते हो, जिसमें 50 दिन तक का टाइम लग सकता है, 40-50 दिन। तो उसमें 10-20 दिन की कमी होगी अगर ये रूट जो है ये डेवलप हो जाए। इसे कहते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो भारत, ईरान और रशिया के एग्रीमेंट के तहत हुआ था। तो इसमें भी चाबहार का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। तो चाबहार के थ्रू आप अफगानिस्तान पहुंच सकते हो, चाबहार के थ्रू आप सेंट्रल एशिया पहुंच सकते हो, चाबहार के थ्रू आप रशिया तक पहुंचने की तैयारी कर रहे थे। तो चाबहार में हमने बहुत निवेश किया, एक टर्मिनल भी डेवलप किया। अब अचानक से वेवर खत्म हो गया, तो भारत की कंपनियां जो अगर अब चाबहार पे काम करेंगे तो अमेरिका के साथ अब डील नहीं कर पाएंगी। ऑलरेडी यहाँ पर कंपनियों का काम करना काफी मुश्किल था, और अब इस वेवर के पूरी तरह से हट जाने के बाद तो भारत के लिए चाबहार पे काम करना और मुश्किल हो जाएगा। अब चाबहार बहुत इंपॉर्टेंट है। चाबहार ना सिर्फ आपको अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया या रशिया के साथ जोड़ता है, इसके अलावा यहाँ पर एक ग्वादर पोर्ट है जो पाकिस्तान में चाइना ने बनाया। ग्वादर से होते हुए पाकिस्तान तक एक कॉरिडोर जाता है, उसका नाम है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान में एक पोर्ट है, एक श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट है, यहाँ भी चाइना ने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। म्यांमार में एक पोर्ट है, वहाँ भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। बांग्लादेश में पायरे पोर्ट है, वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। तो भारत को घेरने के लिए चाइना ने पूरा एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रखा है, यानी भारत के आसपास कई सारे पोर्ट्स पे चाइना ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहा था। तो इसको काउंटर करने के लिए भी भारत ने एक अपना आयरन कर्टन बनाया, यानी भारत ने ईरान में, ओमान में और फिर नीचे मॉरिशस में हमने भी अपने पोर्ट्स डेवलप किए। तो हम चाइना को भी काउंटर करने की तैयारी इन्हीं पोर्ट्स के एक चेन के थ्रू कर रहे थे। उन्होंने हमें घेरा तो हमने ईरान में, ओमान में यहाँ पर एक, और इधर मॉरिशस में, और इधर आपने सितवे पोर्ट म्यांमार में बनाया। तो आपने इसको घेरने के लिए और एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के मुकाबले नेकलेस ऑफ डायमंड नाम की स्ट्रैटेजी कुछ आपने ऐसी डेवलप करी, जिसके थ्रू आप चाइना को काउंटर करते। तो भारत की कनेक्टिविटी के लिए, भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के लिए, भारत के लॉन्ग टर्म कनेक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये पोर्ट। अब इस पे काम रुक जाएगा।
तो भारत के लिए काफ़ी दिक्कतें बढ़ जाएंगी और भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक और दिक्कत अब होती दिख रही है। जो टर्मिनल है उसका नाम है शाहिद बेहेश्ती। क्यों रेलेवेंट है ये हमने समझ लिया। ये भारत को एक्सेस देगा अफगानिस्तान का। ये पोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ईरान का इकलौता ऐसा पोर्ट है जो कि आपको इंडियन ओशन के लिए डायरेक्ट एक्सेस देता है, वरना कोई पोर्ट आपको सीधा ईरान का ऐसा नहीं है, डायरेक्ट एक्सेस देगा इंडियन ओशन का। तो ये था ये टॉपिक जहां हमने जाना चाबहार पोर्ट के बारे में। ठीक है, लोकेशन समझ ही गए हैं आप कहां पर है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके थ्रू भारत एक तो जैसे मैंने बताया ना, यहां पर हम काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से इनको काउंटर करने की तैयारी में हो आप, तो आपका काउंटर यहां तैयार है टू काउंटर चाइना। तो ये भारत का प्रयास है थ्रू दिस कॉरिडोर। लेकिन अब ये सब फंस जाएगा मामला क्योंकि सैंक्शन हट चुका है। तो ये कहानी थी किस चीज़ की, चाबहार की। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसका आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो आप जाइए, नीचे एक लिंक है उस पर क्लिक करिए, आप जाएंगे वेबसाइट पर जहां से आप एनरोल करके सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। देखते रहिए PW Only IAS एंड हैव अ नाइस डे।